हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि हमारे पास तो बहुत ही कम टाइम है, हमसे जो है ये क्लियर नहीं होने वाला है एंड इतने कम टाइम में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमारे दोस्त का जो है सिलेबस भी हो गया है और हमारा जो है अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर जो है हम एग्ज़ाम देते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें और कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन। तो ये सारे जो सवाल है ना आपके मन में, सारे सवालों का जो है मैं जवाब दे देती हूँ आपको, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ वीडियो का टाइमिंग फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि जो है अभी आपका एक एक मिनट कीमती है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो इसके लिए वीडियो का टाइमिंग आप फॉलो करोगे ना, तो आप अगर कुछ पार्ट वीडियो के इंपॉर्टेंट नहीं है वो स्किप कर लोगे तो कोई उसमें जो है दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका वो उतना टाइम बच जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका एक मिनट भी वेस्ट हो। तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहली बात आती है जो सबके मन में सवाल है कि कैन वी क्लियर एग्ज़ाम इन 20 डेज़। क्या 20 डेज़ इनफ है हमारे लिए, हम क्लियर कर सकते हैं? गाइस, आप 20 डेज़ में क्लियर कर सकते हो। मुझसे जो है बहुत से बच्चे जो है फ़ोन करके मैसेज करके पूछ रहे हैं। अभी जस्ट मुझे जो है एक बच्चे का फ़ोन आया था ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कि क्या मैं 20 दिनों में क्लियर कर लूँगी। तो हाँ गाइज़, आप 20 दिनों में क्लियर कर सकते हो। आपको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, ना कि मुझसे, क्योंकि मैं बोल दूँगी क्लियर कर लोगे, लेकिन हिम्मत आपको करनी है। स्टडी मटेरियल आपको रीड करना है। तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने माइंड में ये बात ध्यान नहीं लेते हो कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो अभी जो है ना आपको वो एक गट फीलिंग जो है ना आपको वो डेवलप करनी है कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ। जब तक आपके मन में ये फीलिंग नहीं डेवलप होगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ क्लियर, तब तक जो है आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए अब ये आपके ऊपर है कि आप ये गट फीलिंग अपने मन में कैसे बिठाते हो कि हाँ मैं 20 दिनों में क्लियर कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है, डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ। गाइज, आप लोग ना अभी क्या कर रहे हो, सब अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेशर में डाल रहे हो। तो गाइज, प्रेशर में डालने से क्या होगा कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। तो गाइज, आप अपने आप को इतना प्रेशराइज मत करो। आप 3 to 4 आवर्स भी करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इनफ है। तो इतना अपने आप को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा, अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करो कि मेरे दोस्त का जो है 60 डेज़ में जो है पोर्शन हो गया है, मैं तो 20 दिन में कर रहा हूँ, तो कैसे होगा। अब मुझे डर लग रहा है, काफ़ी कम टाइम बचा है मेरे पास, मेरी ही गलती है। तो गाइज, अपने आप को कोसो भी नहीं, आपकी भी गलती नहीं है मैं कहूँगी, क्योंकि इस टाइम पे जो है ऐसे महामारी का समय आ गया है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है ना। घर पे बैठ के जो है ज़रूरी नहीं है हर बार हम जो है फ़ोन से बैठ के पढ़ेंगे ही, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपने आप को जो है गलत नहीं मानना है कि मैंने पढ़ा नहीं, मेरी गलती है। अभी भी आपके पास टाइम है ना, आप पढ़ सकते हो। तो अपने आप को प्रेशराइज मत करो। उसके बाद नेक्स्ट है, कन्विंस योर सेल्फ। गाइज, आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। अभी क्या है बात, आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। आपको कन्विंस करना है कि हाँ मुझे आज पढ़ने बैठना है, मुझे कल से पढ़ने बैठना है। एक बार अपने आप को कन्विंस कर लिया ना, फिर ये 20 दिनों में जो है आपका पोर्शन हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन बात है कि आपका जो मन है ना अभी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मुझे पढ़ने भी बैठना है, मुझे पेपर भी देना है। तो अपने मन को मनाओ। अब कैसे मनाओगे वो आपको पता है। आप गुस्सा करके मनाते हो अपने मन को या प्यार से मनाते हो, वो आपके ऊपर, लेकिन अपने आप को कन्विंस करो। उसके बाद नेक्स्ट है, डोंट मेक बिग प्लान्स। गाइस, आप क्या करते हो ना, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हो। मुझे जो है ना बच्चों के मैसेज आ गए हैं कि 10 दिन में पोर्शन कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद जो है मैराथन देख लूँगा, ये लेक्चर देख लूँगा, एंड उसके बाद जो है ये मॉक टेस्ट देख लूँगा। ठीक है, 13 घंटे का जो है मैं मैराथन देखने वाला हूँ। 10 दिन में पहले मैं सिलेबस कर लेता हूँ या पहले मैं जो है मॉक टेस्ट जो है कर लूँगा। ऐसे करके जो भी प्लान्स है मुझे जो है, या आज मैं इतना टॉपिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे उन्हीं बच्चों का जो है मैसेज आता है, मैम कल तो कुछ किया ही नहीं। तो गाइज, इतने बिग प्लान्स बनाने का फ़ायदा क्या जब आप उससे जो है एडर नहीं कर पा रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। तो प्लान्स बनाओ ही नहीं। बेटर है आप जो है डेली प्लानिंग करो, राइट। इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाने से अच्छा है छोटे छोटे प्लान्स बनाओ कि आज मैं इतना पढ़ूंगा। फिर अपना जो है रात को एक बार सिलेबस ट्रैक कर लो कि मैंने जो है जितना टारगेट बनाया था आज उतना कंप्लीट किया कि नहीं। 20 दिनों का इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करके बैठ रहे हो? ठीक है, पहले एक एक दिन का जो है प्लानिंग करके तो देखो वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, बाद में 20 दिन का प्लानिंग करना। ठीक है, तो डेली प्लानिंग करो कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, बट इतना माइंड में बिठा के रखना कि हमारे पास टाइम सिर्फ 20 नवंबर तक है, राइट, सो दैट वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है, ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस बाय 15th। अब मैं ये 15th क्यों कह रही हूँ, मुझे पता है मैं 15 कहूँगी तब जाके जो धक्के मार के 18th या 19th तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है ट्राई करना है
कि आपका सिलेबस जो है 15 तक कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे आपके लिए एक दिक्कत वाली बात यह है कि आपके 3 दिन हो सकता है वेस्ट हो जाए। क्यों वेस्ट हो जाए? क्योंकि दिवाली आने वाली है 13, 14 एंड 15। तो वो 3 दिन ना कहीं चले जाएंगे। आप कहोगे नहीं नहीं मैम हम पढ़ेंगे, आप देखना वो चले जाएंगे घर पे पूजा में, रिलेटिव्स आएंगे, बात करोगे, या रिलेटिव्स चलो नहीं भी है, अपने फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड करोगे ना। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो कल से या परसों से मेहनत करो, ज़्यादा टाइम पढ़ लो, सो दैट वो दिवाली के टाइम पे जो है आप अपने फैमिली के साथ एटलीस्ट टाइम स्पेंड कर सको। ओके, उनकी तो गलती नहीं है ना, आपका पेपर है, वो आपके साथ इतना एडजस्ट करेंगे अभी। ठीक है, बहुत से जो है मम्मी पापा जो है बच्चों को ऐसे भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हम ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड बहुत से बच्चों का ये भी मैसेज आ रहा है कि 21 को जो है उनके घर पे पूजा है, तो मॉम डैड एडजस्ट कर रहे हैं। तो गाइस इसके लिए पहले से ही पढ़ के रखो, सो दैट आपके मॉम डैड के साथ आप टाइम स्पेंड कर सको। उसके बाद नेक्स्ट है स्टार्ट विथ इजी सब्जेक्ट। गाइज अभी जो है आपको जो है ना क्या है प्रॉब्लम, कोई भी टफ सब्जेक्ट उठा के बैठ जाते हो, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग उठा के बैठ गए, तो कैसे चलेगा? आपको जो सब्जेक्ट ईजी लगता है आप वो स्टार्ट करो, जो चैप्टर्स ईजी लगते हैं वो स्टार्ट करो। उसके लिए आपको 2 to 3 आवर्स पहले अपना स्टडी मटेरियल रीड करना होगा। ओके, पहले रीड करके देखो, मार्क करके रखो कौन सा चैप्टर ईजी है, वहाँ से स्टार्ट करो। कोई ज़रूरत नहीं है सीक्वेंस वाइज जाओ, सीक्वेंस वाइज मत जाओ, जो सब्जेक्ट ईजी लगता है वहाँ से स्टार्ट करो। जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, बट हाँ उसको जो है ना पीछे से स्टार्ट करना, चैप्टर 4 से, चैप्टर 5 से, चैप्टर 6 या 7 से, जैसे आपको अच्छा लगे आप स्टार्ट करना, कंप्लीट हो जाएगा 5 दिन में। आप कहोगे मैम चैप्टर 1 and 2 तो इतना है ग्रामर, तो गाइज उसको सिर्फ रीड करना है आपको। ठीक है, बस रीड ही करना है आपको एंड समझना है, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो 1 या 2 रीडिंग में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन को 5 दिन में जो है कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है डेली डू 2 सब्जेक्ट्स। अब आपको जो है देखो गाइज, आप ऐसा कर सकते हो, आप डेली 2 सब्जेक्ट करो, 2 से ज़्यादा नहीं करो, क्योंकि क्या है आपके ऊपर फिर प्रेशर आता है, कंफ्यूज हो जाते हो, फिर टॉपिक्स आप ना मिक्स कर देते हो, ये बात है। फिर यहाँ का कन्फ्यूजन, यहाँ हमें जितना याद होना चाहिए, जितना समझना चाहिए उतना भी नहीं समझ पाते हो। इसके लिए आप डेली 2 सब्जेक्ट करो। अगर आपको चाहिए तो आप 1 सब्जेक्ट करो। ठीक है, आप जो है 5 दिन का टारगेट बनाओ कि 5 दिन में 1 सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा, तो ऐसे करके आप कंप्लीट कर सकते हो। या 2 सब्जेक्ट में 10 दिन में कंप्लीट करूँगा, ऐसे करोगे तो भी आपका सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सवाल कि विच चैप्टर्स टू फोकस, हमें जो है कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए। तो जो है ना सभी चैप्टर्स पे फोकस करना है, बट हाँ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आप जितना ज़्यादा फोकस करो उतना अच्छा। जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस कम्युनिकेशन में तो मैं कहूँगी चैप्टर 1 and 2 and 3 जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधा पेपर उसमें से आता है। तो इन चैप्टर्स को एक बार रीड भी कर लोगे ना तो कवर हो जाएगा, स्किप नहीं करना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर 4, 5, 6, 7 को आप ध्यान नहीं दोगे, नहीं, वहाँ पे भी ध्यान देना, बट इन चैप्टर्स को जो है आप नेग्लेक्ट मत करना कि हाँ ग्रामर है हो जाएगा, नहीं, एक बार रीडिंग कर लेना। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 12th हो गया है, ग्रेजुएशन हो गया है, मास्टर्स हो गया है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को हल्के में ले लेते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा। गाइज ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो है चैप्टर्स मोस्टली आपको कॉमन लगेंगे कि हाँ ये तो मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टडी मटेरियल रीड नहीं करोगे। तो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक है, एंड उसके बाद चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 पे ज़्यादा फोकस रखना है। डेटा को इग्नोर करो गाइस, डेटा इतना नहीं आता है, वो एग्जाम में आपका कंसेप्ट चेक कर रहे हैं, डेटा नहीं चेक कर रहे कि कितना याद है। तो आपको कंसेप्ट इस चैप्टर के बहुत अच्छे से समझने हैं। उसके बाद चैप्टर 5 में जो स्कीम्स दी हुई है ना गाइज, तो आपको वहाँ पे अगर आप प्लान्स को इग्नोर करते हो, क्योंकि उसमें 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान दिया हुआ है, आप उसको इग्नोर करो, लेकिन चैप्टर 5 में स्कीम्स दी हुई है बहुत, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो डेली 2 to 3 स्कीम्स आप रीड कर लो, क्योंकि जो अगस्त का एग्जाम हुआ था उसमें स्कीम्स पूछी थी बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आप जो है चैप्टर 5 को इग्नोर करने का मत सोचना। एंड उसके बाद जो है चैप्टर 5 में लास्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स में जो है आपको ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स पे जो है फोकस करना है। कौन से पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, बट हाँ इकोनॉमिक्स में आपको सभी चैप्टर्स पे जो है फोकस रखना ही है। सिर्फ 5th चैप्टर में स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस रखो तो बेहतर होगा। उसके बाद आता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में गाइस चैप्टर 6 में भी स्कीम्स हैं, चैप्टर 8 में भी स्कीम्स हैं। आप चाहो तो आप चैप्टर 7 को स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, तो डेटा वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, और कंसेप्ट वाला पार्ट तो 2 ही पेज है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स गाइज आपको जो है करंट अफेयर्स में मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रही हूँ,
चैप्टर 1 एंड 2 है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना। देन उसके बाद चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के लिए मैंने कहा था, चैप्टर 3 के लिए मैंने कहा था 59 to 61 एंड उसके बाद मैंने आपको शायद से 65 to 67 पेजेस कहा था ये रीड करना, 65 to 67 आपको रीड करना है। उसके बाद चैप्टर 4 के लिए मैंने कहा था 80 to 85 पेज आपको रीड करना है, 86 एंड 87 आप स्किप कर सकते हो, बट हाँ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आपको पूरा रीड करना है, कुछ भी इग्नोर नहीं करना। ओके उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट आता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो गाइज लीगल एप्टीट्यूड में ना मैं ये कहूँगी आपको कि लीगल एप्टीट्यूड में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 बहुत इजी है समझना। वहाँ पे केस का जो पार्ट आता है उसको इग्नोर कर दिया करो, ठीक है, इग्नोर कर दिया करो इन द सेंस वो केस आपको समझना है, बस समझ के जो है रख लिया करो अपने माइंड में। बट हाँ उसका नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एग्ज़ाम में आपसे नाम नहीं पूछते, वो कंसेप्ट टेस्ट करते हैं। तो आपको जो है इतना भी टेंशन नहीं लेना है कि वो बड़े केस लॉस आपसे पूछेंगे, एग्जाम में नहीं पूछते। तो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी जो है आपको फोकस करना चाहिए, बहुत ही ईजी है कंप्लीट करना, 2 दिन में कंप्लीट हो सकता है। वेरएज कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर 2 भी इंपॉर्टेंट है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से ज़्यादा सवाल आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर एंड अमेंडमेंट्स के ऊपर। तो आपको जो है ऐसे फोकस करना है, इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो, बट इसका मतलब ये नहीं है दूसरे चैप्टर्स इग्नोर करोगे, नहीं, दूसरे चैप्टर्स आपको इग्नोर नहीं करने हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, तो गाइस लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप जो है ना स्मॉल टॉपिक्स को टारगेट करो, ठीक है, एंड स्टडी मटेरियल ही आपको जो है रीड करना है एंड उसमें से ही सम सॉल्व करो, और कुछ जो है नहीं करो चलेगा। जैसे कि स्टडी मटेरियल में आपको जो है शेप्स के रिलेटेड जो है सम्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आपको मिसिंग सीरीज़ के जो है सम्स दिए हुए हैं, तो ये एंड ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन अगर आप चैप्टर करते हो तो उसके लिए आपको पहले टर्म्स याद रखने होंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग अगर आप कर रहे हो तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए गाइस पहले फॉर्मूला समझ लो, फिर ही जो है स्टार्ट करो। तो ये ऐसा है लॉजिकल रीजनिंग में, मैं क्यों नहीं बता रही हूँ टॉपिक्स, या आप डिसाइड करो कौन सा टॉपिक आपको ईजी लग रहा है, आप उसको टारगेट करो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि शुड वी लर्न और रीड टू अंडरस्टैंड। अब ये बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि 20 दिन है तो रट्टा मार लूँ, तो गाइज आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको जो है क्या करना है, समझना है। हाँ जहाँ पे डेटा है वो तो याद ही रखनी पड़ेगी ना, डेटा में तो कुछ समझने की बात है ही नहीं, बाकी चीज़ें आपको समझनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग। तो गाइज अब बहुत से बच्चों की ना दिक्कत ये है, समझ में सब आ जाता है लेकिन याद कैसे रखे कि हमें क्या समझा है। तो गाइज उसके लिए आप एक है राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कहोगे मैम पूरा दिन लिख तो नहीं सकते, तो मैं पूरा दिन लिखने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ डेली 1 आवर निकालो, बस 1 आवर से ज़्यादा आपको नहीं निकालना है, 1 आवर निकालो एंड शॉर्ट में लिखो, पूरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो भी आपको समझा है उसको पॉइंट में लिख दो, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में लिखो 1 आवर, ठीक है, या एक चैप्टर को बस 25 मिनट्स दो, बस शॉर्ट में आपको लिखना है, इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है। एंड उसके बाद जो है अगर आपको जो है चार्ट्स बनाना अच्छा लगता है तो जो भी आपको समझा है ना उसको चार्ट्स बना दो उसके, तो इससे जो है आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा है आप जो है अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपने मॉम डैड, ठीक है, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई, आपके बहन जो भी है उनको पकड़ लिया करो एंड उनको कंसेप्ट समझा लिया करो कि ये देखो आज मैंने ना ये मुझे समझा है, तो आप जो है एक बार सुनो, ठीक है, एंड उसके बाद मुझसे सवाल पूछो। अगर वो सवाल पूछते हैं तो ठीक है, नहीं भी पूछते तो आप उनको समझा लिया करो। सवाल नहीं पूछे ठीक है, बट एटलीस्ट आपने उनको समझाया, आपको कुछ तो वो याद रहेगा, ये एक टेक्निक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मॉम डैड या फ्रेंड के सामने कैसे बोलूँ, मुझे शर्म आती है, तो सिंपल है मिरर के सामने आप जो है बोल सकते हो कि आपको क्या समझा है, या अपने फ़ोन में जो है फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा आप जो है ऑन कर लेना, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, तभी अपने आप को समझा दो। वहाँ पे तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाने वाला है, तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच सब्जेक्ट वी कैन ट्राई टू स्कोर मोर। तो गाइज सबसे जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना एंड स्कोरिंग है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन में ना आपकी 50 मार्क्स कवर नहीं होती, आपकी 80 मार्क्स कवर होती है। अब आप कहोगे कैसे, तो गाइज क्योंकि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, वाइवा जिसको हम कहते हैं, हालांकि रिकॉर्डेड वीडियोस एंड ऑडियो क्लिप्स तो रिमूव हो गई। तो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मोस्टली बेस्ड है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के बिजनेस कम्युनिकेशन के। अगर आप चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 करते हो ना तो आपका जो है ना प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया। तो बिजनेस कम्युनिकेशन आपका सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, 50 मार्क्स नहीं दिलाएगा आपको जो है ये हाथ में 80 मार्क्स दिलाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू डू करंट अफेयर्स, 10 क्वेश्चन कम फ्रॉम आउट ऑफ द सिलेबस। तो गाइज डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है ना आउट ऑफ सिलेबस भी आए हैं, बट दैट डजेंट मीन कि स्टडी मटेरियल से नहीं आए। 5 to 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना वो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में से जो है आए हैं। अब आप कहोगे मैम फिर बच्चों ने ऐसा क्यों कहा कि आउट ऑफ सिलेबस आया है? तो गाइज बहुत से बच्चों ने लास्ट टाइम जो है ना जो मॉड्यूल जैसे रीड किया था, ठीक है, तो उन्होंने जो है इन डेप्थ करंट अफेयर्स का मॉड्यूल किसी को भी हो नहीं रहा था, एंड जिन्होंने किया उनको याद है। बाकी जो है एग्ज़ाम में 140 क्वेश्चंस आते हैं, तो कितना याद रखेगा बच्चा कि ये आया ये आया? तो इसके लिए आपको जो है टेंशन नहीं लेना है। मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस आए, ई बुलेटिन से भी क्वेश्चंस आए, बट हाँ आपको कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स जो भी कंट्री में चल रहे हैं आपको उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसके रिलेटेड भी उन्होंने सवाल पूछे। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू डू प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैं आपको कहूँगी बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कर लिया ना, मतलब 30 मार्क्स आपके हाथ में है। एक या दो बार भी रीडिंग कर लिया 30 मार्क्स आपके हाथ में। या आपका जो है 12th के बोर्ड का या 10th के बोर्ड का आपके पास कोई ग्रामर बुक है, उसमें से आपने ग्रामर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो भी आपके जो है 30 मार्क्स हाथ में। एंड वो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में ग्रामर इतना टफ नहीं पूछते, बहुत ही सिंपल ग्रामर होता है, कुछ हाई लेवल का भी ग्रामर नहीं होता है, तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन पैसेजेस भी दे देते हैं, एंड पैसेजेस में से बोलते हैं कि आर्टिकल्स बताओ, कि पैसेजेस में से आर्टिकल्स ढूंढ के बताओ। तो इतना इजी उन्होंने जो है 10 मार्क्स की ऐसे पैसेज दी थी लास्ट टाइम। तो आपको जो है ना इस सब्जेक्ट का टेंशन मत लो, बट हाँ इस सब्जेक्ट के लिए आप जो है एकदम ऐसे मत हो जाओ खुश कि हाँ चलो ठीक है ये करूँगा ही नहीं। इसके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 1 चैप्टर 2 बहुत अच्छे से एंड चैप्टर 3 भी बहुत अच्छे से रीड करना। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू डू लॉजिकल रीजनिंग इफ़ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। आप क्या कर सकते हो गाइस, एक मैंने कहा स्मॉल टॉपिक्स को टारगेट करो। अगर आपको जो है हो रहा है कि नहीं मैं स्मॉल टॉपिक्स को भी टारगेट करूँगी ही नहीं या करूँगा ही नहीं, तो गाइज एक काम कर सकते हो, आप लीगल एप्टीट्यूड के ऊपर जो है काम करो, ठीक है। फिर लीगल एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि जो है फिर आप जो है एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स तो ला ही सकते हो। अब आप कहोगे नहीं मैम अगर इसको पूरा स्किप करके जाऊँ एंड लीगल एप्टीट्यूड पे ध्यान दूँ तो ऐसे होगा ही नहीं कि मैं क्लियर करूँगा। नहीं गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चों ने क्लियर किया है। मेरी सिस्टर खुद एग्जांपल है, उसने लॉजिकल रीजनिंग को पूरा स्किप कर लिया था। लीगल एप्टीट्यूड उसने बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट्स के ऊपर काम किया था, तो उसकी जो है 20 मार्क्स आ गई। तो आप पास हो सकते हो अगर आप लीगल एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से करोगे। उसके लिए आपको कंसेप्ट्स को समझना होगा। तो अभी आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो, सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड करना चाहते हो या उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग भी आप करना चाहते हो, स्मॉल टॉपिक्स कवर करना चाहते हो, तो ये आप डिसाइड करोगे गाइज। उसके बाद नेक्स्ट है अटेंडिंग लेक्चर्स इज इनफ फॉर क्लियरिंग CSE ET एग्जाम और व्हाट इज मैराथन। तो अब ये बच्चों ने सवाल पूछा है। तो गाइज देखो लेक्चर्स अटेंड करना इनफ नहीं होता है। अगर आप जो है स्टडी मटेरियल रीड ही नहीं करते हो, सिर्फ लेक्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो तो नहीं चलेगा। आपको जो है स्टडी मटेरियल रीड करना होगा। तो आप सिर्फ लेक्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के आप स्टडी मटेरियल भी रीड करो। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैराथन। तो मैराथन क्या होता है, इन कौन से बच्चों के लिए होता है? तो मैराथन का मतलब होता है फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज। ओके, ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है जिनका सिलेबस कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है एंड जिनको कुछ हद तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो उनके लिए ये क्या है, एक रिविजन की तरह है। तो मैराथन का मतलब ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ टू कवर मैराथन एंड स्टडी मटेरियल। अब बहुत से बच्चे ना मुझे ये मैसेज कर रहे कि मैम मैंने प्लानिंग कर लिया सिर्फ मैराथन देखूंगा, कि इतनी तारीख से मैराथन स्टार्ट हो रही है, मैं सिर्फ मैराथन ही देखने वाला हूँ, बस और कुछ नहीं करूँगा एंड फिर सीधा एग्ज़ाम दे दूंगा। तो गाइज ये कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। क्यों गलत ट्रैक पे जा रहे हो? क्योंकि मैराथन आप देख रहे हो, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आप जो है स्टडी मटेरियल को इग्नोर कर रहे हो तो कैसे चलेगा। जो भी आपके टीचर्स जो मैराथन कंडक्ट करवा रहे हैं वो भी आपको बोलेंगे कि मैराथन के ऊपर पूरा डिपेंडेंट ना रहो, स्टडी मटेरियल भी रीड करो। अब आपको जो है उनकी बातों को सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी बात गाइज, आपकी एक यहाँ पे जो है मिस्टेक मत करना, क्योंकि बहुत से बच्चे ना मुझे इतना मैराथन के नाम लिख के भेज देते हैं एंड उसमें से पूछते हैं कौन सा अटेंड करूँ, एंड मेरा दोस्त आज ये कर रहा है,
फिर कल ये करेगा, फिर कल ये करेगा। तो गाइज आप जो इन्फ्लुएंस ना हो, आपको जिस टीचर का समझ में आता है आप उनकी मैराथन अटेंड करो ना, आप उनके लेक्चर्स देखो। तो दोस्त के पीछे मत भागो, ठीक है। दोस्त और आप डिफरेंट हो, दोनों का दोनों का जो है ना स्टडी पैटर्न डिफरेंट है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरा जो है मैराथन आपको जो भी देखना है देखो, बट उसके वजह से आप जो है स्टडी मटेरियल को इग्नोर ना करो। एंड दूसरी बात जो है, मल्टीपल मैराथन्स मत देखो गाइज। एक सब्जेक्ट का आपने एक टीचर का देख लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो है उसी सब्जेक्ट का आप दूसरी टीचर का मैराथन देखते हो, फिर दोनों में कंपेयर करते हो, तो ये गलत बात है। फिर दोनों में कंपेयर करके मुझे भी मैसेजेस करते हो, अपने दोस्त को भी मैसेजेस करते हो, फिर उनको बोलते हो ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो गाइज आपको ये नहीं करना है। हर एक टीचर का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो अलग होता है। कहीं ना कहीं आप जो है ना आपने एक टीचर का मैराथन देख लिया, आपको समझ में आ गया, तो फिर आप मॉड्यूल उठा के यानी स्टडी मटेरियल उठा के आपको अब रीड करना चाहिए। तो ऐसे अगर आप 2, 3, 4, 5 सभी मैराथन्स देख लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर एक टीचर का जो है पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, जो भी देखना है देखो मैराथन, बट ऐसी गलतियां मत करो। उसके बाद जो है नेक्स्ट है शुड बी परचेस मॉक टेस्ट। अब देखो गाइज एक्चुअली मुझे नीड नहीं लगता है मॉक टेस्ट परचेस करने का, क्योंकि इंस्टीट्यूट की जो है 5 सेट्स अवेलेबल है मॉक टेस्ट के। उसके बाद इंस्टीट्यूट जो है ना, अभी आपको आइडिया मिल जाए ऑनलाइन एग्जाम कैसे होने वाला है, तो वो भी मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला है, तो आपको एक्चुअली परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी नीड है, आप डिसाइड करो। बट हाँ, मुझे नहीं लगता है कि नीड है। अभी आपको जो है नीड है सिर्फ आप स्टडी मटेरियल करो। एंड मैं कहूँगी एंड के टाइम पे ना MCQ सॉल्व नहीं करो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अगर या टेस्ट सीरीज भी जो है ना, अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हो ना तो टेस्ट अटेम्प्ट ना करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, आप MCQ सॉल्व करते हो या डायरेक्ट MCQ सॉल्व करने नहीं बैठो, क्योंकि कहीं अगर एक आध MCQ भी आपका गलत हो जाता है ना तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, जो कि मुझे भी बात अच्छी नहीं लगती है ना, आपको भी बात वो पसंद नहीं आएगी, आप फिर डिस्करेज हो जाते हो, फिर दूसरे दिन जो आप पढ़ते नहीं हो। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको जो है MCQ से आपको जो है डिस्करेजमेंट मिलती है तो MCQ सॉल्व नहीं करो, सिर्फ स्टडी मटेरियल रीड करो। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे ने सवाल पूछा है कि अगर मैं जो है सिर्फ MCQs लर्न करता हूँ, मॉड्यूल को यानी स्टडी मटेरियल को हाथ भी नहीं लगाता हूँ, तो क्या मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा? तो गाइज़ मैं कहूँगी आप ऐसे करोगे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो है MCQs लर्न करके जो जाओगे, ज़रूरी है कि वो एग्ज़ाम में आएंगे? गारंटी है क्या? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। एंड दूसरा जो है, आप जो सोच रहे हो कि मैं ICSI की मॉक टेस्ट के MCQs लर्न कर लूँगा, E-बुलेटिन के MCQs लर्न कर लूँगा तो क्लियर हो जाऊँगा, तो गाइज़ ये बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्टडी मटेरियल रीड करना होगा। आप एक बार पूरा स्टडी मटेरियल रीड कर लेते हो ना, फिर कोई भी MCQ सॉल्व नहीं करते हो, आप क्लियर हो जाओगे। बट सिर्फ MCQ लर्न कर रहे हो एंड सोच रहे हो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत से बच्चे ना मुझे ये भी मैसेज करते हैं कि मैम मेरे दोस्त कह रहा है मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे एंड मेरा तो क्लियर हो गया। तो गाइज मैं एक बात कहूँ, कभी भी ना दोस्तों की बात मत सुनना, उनकी बात कभी भी मत सुनना, स्पेशली जहाँ पे जो आपके पढ़ने का बात आती है वहाँ पे अपने दोस्तों की बात मत सुनना। क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना बच्चे जो है ना जैसे कह रहे थे ना, आप उनको सुनो वो कैसे कह रहे थे कि जितने भी MCQs किए कुछ भी किया, पूरा उन्होंने जो लैंग्वेज ट्विस्ट करके दिया था। तो जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी बहुत अच्छी, उन्होंने क्लियर कर लिया। तो गाइज इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहूँगी सभी इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक्स दिए हुए। तो ऐसा नहीं सोचो कि इंपॉर्टेंट MCQs करूँगा, कोई MCQ इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन। गाइज अभी क्या है, आप ना ऐसे प्रेशराइज मत करो अपने आप को कि 3 रिवीजन करनी है, 4 रिवीजन करनी है, नहीं, ऐसा नहीं करो। आप जो है ऐसे करोगे फिर एंड में अगर सिलेबस नहीं हुआ होगा, फिर वो रिवीजन का जो है आपके माइंड में चलता रहेगा, मेरी तो रिवीजन नहीं हुई, मैं क्लियर कैसे करूँगा। तो इसके लिए आप क्या किया करो, डेली आप जो भी पढ़ते हो ना 1 या 2 आवर्स, 1 आवर बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, 2 आवर्स तो बहुत ही बड़ी बात बोल दी मैंने, तो 1 आवर आप रिवाइज कर लिया करो, ज़्यादा नहीं 1 आवर, सो दैट आपका डेली रिविजन होता रहेगा। एंड नेक्स्ट डे आप जो भी पढ़ रहे हो, लेकिन उसके पहले आपने जो भी पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक्स, वो भी जो है आप हर रोज़ रिवाइज करते जाओ। तो इससे क्या है, आपका डेली रिवीजन होता रहेगा, तो रिवीजन का आपको टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, आप जो है ना अभी बहुत से बच्चे गलतियाँ क्या कर रहे हैं कि 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, एंड बहुत से बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 4 घंटा सोऊंगा। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं करो, नींद को अवॉइड नहीं करो। आप 12 आवर्स पढ़ रहे हो, 14 आवर्स पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स आप सो। अगर नहीं सोगे ना तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, एंड जो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है वो आप जो है कहीं ना कहीं
जो आपने चीज़ें याद रखी है, डेटा एंड ऑल दैट, वो भूल जाओगे अगर आपका जो है माइंड रिफ्रेश नहीं होगा। तो आपका माइंड क्लीन होना चाहिए ना डेली, तो उसके लिए आपको नींद चाहिए। तो प्लीज़ आप जो है 8 to 9 आवर्स एटलीस्ट आपको जो है नींद करनी चाहिए। प्लीज इतना जो है टेंशन नहीं लेना है ना, अपने हेल्थ के साथ मत खेलो, नींद करना। सो आई होप अब आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और चाहो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। सो चलो बाय गाइस, टेक केयर, और ज़्यादा टेंशन मत लो एंड अपनी हेल्थ का इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ख्याल रखो। चलो बाय बाय।